हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या है, बात करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उसके बाद पढ़ेंगे अबाउट फेडरलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और साथ में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि एक ऐसा हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें जो पावर होती है वो पूरी ही सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी जाती, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो दूसरी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी नेशन के लिए है। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के लिए भी है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें हमने क्या किया है, हमारी जो पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी उसे डिवाइड कर दिया। कुछ पावर सेंटर के पास रहने दी, कुछ उसमें से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर जो कि हमें देखने को मिलता है इन फेडरलिज्म, और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहले तो फेडरलिज्म में आपको देखने को मिलेंगी 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया वी हैव सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। देन आपको देखने को मिलेगा डिवीजन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड सब्जेक्ट बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पर स्टेट लॉ बनाएगी, किन पर सेंट्रल लॉ बनाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली गिवन है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलरेडी डिवाइडेड द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो पावर का डिवीजन है ये कहाँ से हुआ, किसने किया, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, नेक्स्ट, जुरिसडिक्शन इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच लेवल हैज सेपरेट पावर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जुरिसडिक्शन क्या होता है। तो जुरिसडिक्शन यानी कि एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल पावर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज करो उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो लॉज कहाँ के लिए बनाएगी, वो यूपी के लिए लॉज बनाएगी। तो ये जो उसकी पावर है ये कैसे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री डिवाइडेड है। तो ये उसकी लीगल पावर है कि वो उस एरिया के लिए लॉज बना सकती है। ठीक है, तो यही है जुरिसडिक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और जुरिसडिक्शन होता क्या है, ये होता है एरिया जिसके ऊपर किसी का लीगल कंट्रोल होता है, लीगल पावर होती है। ठीक है, हमारी जो हर लेवल है उसका अपना अपना एरिया है ऑफ जुरिसडिक्शन जिस रिलेटेड वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा कि हमारी जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनका अपना अलग एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है, विच इज क्लियरली गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकती। सबसे सुप्रीम इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से इन लोगों को इनकी पावर मिलती है, इनका जुरिसडिक्शन मिल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट या फिर किन्हीं 2 स्टेट्स के बीच में, तो उसे रिजॉल्व कौन करती है, उसे रिजॉल्व करती है हमारी जुडिशरी। क्योंकि हमारी जुडिशरी है इंडिपेंडेंट, तो वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है और जो सही होता है वो वैसा अपना जजमेंट देती है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो कि काफी फेडरेशंस में हमें देखने को मिलती है। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब यानी कि इसमें आपको देखने को मिलते हैं 2 हाउसेस, 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं, और इसी को कहते हैं हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो बहुत सारी फेडरेशंस होती हैं जिसमें ये देखने को मिलता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इट एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एट सेंटर लेवल। जैसे कि हमारे इंडिया में है वी हैव लोकसभा एंड साथ में वी हैव राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट्स के मेंबर्स आते हैं, राइट। तो वहां पर स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी डिस्कशन होगा, तो उसमें सारी ही स्टेट्स के लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इससे जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके बाद हमने देख लिया फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन। तो इसमें सबसे पहले है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत अलग अलग छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है, वो साथ में आ जाती हैं और आपस में मिलकर एक वो बड़ी लार्जर यूनिट फॉर्म करते हैं। इससे क्या होता है, उनको सेफ्टी मिलती है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, इजीली वो रिकॉग्नाइज हो पाती हैं, लोग उन्हें एज अ यूनिट पहचान पाते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारी अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं साथ में आ जाती हैं। So independent states come together to form a larger unit. इसमें सारी ही यूनिट्स के पास होते हैं इक्वल पावर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इन यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और दूसरा हमारा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कंट्री होती है जो कि बड़ी होती है और वो अपने पावर्स को डिवाइड कर देती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसा कि हमारे इंडिया में है, यहाँ पर यूजुअली हम देखते हैं कि कभी कभी जो पावर शेयरिंग है वो अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए वी हैव इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा कि एक कंट्री है जो कि अपनी पावर्स को डिवाइड कर देगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वहीं कमिंग टुगेदर में क्या होगा कि छोटे छोटे यूनिट्स साथ में आएंगे ताकि लोगों ने इसीलिए रिकॉग्नाइज कर पाए, वो एक बड़ी यूनिट बन पाए, उनके पास पावर ज्यादा हो, प्रोटेक्शन ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अब हम देखेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया। अब अपने इंडिया में ये कैसे है वो देखते हैं। तो इंडिया में वी हैव होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि एक कंट्री है जिसने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नाउ देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3। पहले वी हैड 2, सबसे पहले 2 ही होती थी, उसके बाद थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स एक थर्ड लेवल भी इंट्रोड्यूस की गई। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए थे उसमें हमने सिर्फ सेंटर और स्टेट ही डिस्कस किया था, लेकिन अब थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसे भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया में भी है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कैसे ऐड हुई, थ्रू 73 एंड 74 अमेंडमेंट। ये क्या है, ये अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे पहले भी है 3 टायर सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद इनके बीच में पावर का डिवीजन है, और ये डिवीजन कहाँ लिस्टेड है, ये लिस्टेड है अलग अलग लिस्ट में, जैसे कि वी हैव यूनियन लिस्ट,
यूनियन लिस्ट में वो सारे ही सब्जेक्ट लिस्टेड है जो कि पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन सब्जेक्ट पे जो लॉज बनाएगा वो कौन बनाएगी, वो बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि ये पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो कि स्टेट के लिए जरूरी है या लोकल लेवल्स के लिए जरूरी है, तो उन पर लॉज कौन बनाएगी, उन पर लॉज बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, और ये लिस्टेड है इन स्टेट लिस्ट, ठीक है, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, तो इन सारे ही सब्जेक्ट्स पर जो लॉज बनाएगी वो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर दोनों ही लॉज बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, लेकिन इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो लॉ हमारे सेंटर ने दिया है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट हैं जो कि एक तो नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है और हर स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इन पर रूल्स दोनों ही बना सकते हैं, नेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। बट अगर डिस्प्यूट होगा तो जो हमारे सेंटर का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लॉ प्रिवेल्स, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एक और लिस्ट होती है, वो होती है रेसिडुअरी सब्जेक्ट, यानी कि ये वो सब्जेक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट फ्यूचर में आता है तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, उस पर लॉ बनाएगी ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमने देख लिया कि कैसे जो पावर है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें भी है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। तो एक बार ये चारों को अच्छे से समझ लेना, किसी भी लिस्ट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इंडिया में ये प्रैक्टिस कैसे होता है। तो सबसे पहले भी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसमें इट इज क्लियरली मेंशन कि स्टेट सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं है, सेंटर का पार्ट नहीं है, सेंटर का आप कह लो कि कोई ब्रांच नहीं है। स्टेट अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलग बॉडी है जिसके अपने पावर्स हैं, अपने फंक्शंस हैं। स्टेट सेंटर का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, स्टेट अपने आप में एक अलग बॉडी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज गिवन दैट स्टेट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। इसके अलावा जो जुडिशरी है कोई फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। अगर कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि स्टेट्स को उनके राइट नहीं मिलते, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन करते हैं। एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट कैन रिजॉल्व डिस्प्यूट। इसी तरह सपोज स्टेट्स को राइट नहीं मिल रहे तो उनका सेंटर के साथ डिस्प्यूट होगा, तो ये कौन रिजॉल्व करेगा, ये रिजॉल्व करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये मेक श्योर करेगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपरली फॉलो हो, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल लाइफ प्रैक्टिस की, तो इनिशियली जो इंडिया में देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि सेंटर ज्यादा पावरफुल थी। स्टेट्स को शुरुआत में उनके राइट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन विद टाइम नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रू फेडरलिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन मिल रहा है स्टेट्स को। काफी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाई गई हैं, यानी कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग से स्टेट बना दी गई, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जिनके पास अलग अपने राइट्स हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई भी इंसान जाकर ऐसे ही लैंड नहीं खरीद सकता। अगर आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हो तभी आप वहाँ पर लैंड या प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक स्पेशल पावर्स दे दी गई उन लोगों को कुछ अलग से। इसके अलावा जैसे हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ छोटी छोटी जगह है जो इतनी बड़ी नहीं है कि हम उन्हें स्टेट बना दें, और साथ में हम उन्हें बाकी की दूसरी जो स्टेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। तो इनको हमने क्या बोल दिया, इनको हमने बोल दिया यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। और सेंटर के पास स्पेशल पावर होती है कि यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल सेंटर ही करते हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज क्या हो गई, ये वो हमारे एरियाज हो गए जो इतने छोटे हैं कि वो इंडिविजुअल स्टेट नहीं बन सकते और ना ही हम उन्हें किसी और स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए वी टर्म देम एज यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल दिल्ली इज अ यूटी, ठीक है, एंड इट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कोलिजन गवर्नमेंट्स एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स, यानी कि हमें कोलिजन गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं जब भी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टी साथ में आती हैं और अपनी सरकार फॉर्म करती हैं, तो इसी को कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो इसमें भी तो आप देखो तो क्या हो रहा है, इसमें भी तो पावर का सेपरेशन ही हो रहा है कि पावर दो तीन लोग मिलकर पावर कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर ओनली। इसके अलावा देयर हैव बीन वेरियस जुडिशियल रूलिंग्स अपहोल्डिंग स्टेट राइट्स, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि स्टेट्स के राइट हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो जब भी पावर को लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंटर से पावर ली, स्टेट से पावर ली और कुछ पावर हमने लोकल गवर्नमेंट को भी दे दी। तो ये हो गया पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। अब इंडिया में देयर वाज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई एंड दे गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। वी हैव पंचायती राज, रूरल गवर्नमेंट और अर्बन में वी हैव म्युनिसिपैलिटीज। तो ये हो गई हमारी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। रूरल यानी कि गांवों में हमें देखने को मिलता है पंचायती राज, और वहीं अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलती है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब इनके भी कुछ अपने फीचर्स हैं, जैसे कि इनके इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद इनके इलेक्शन होंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा फॉर SC, ST, OBC एंड साथ में वुमेन के लिए स्पेशली 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड। इसके अलावा इनको अलग से फंड्स मिलते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और इनको बनाया भी क्यों गया, इसीलिए तो बनाया गया क्योंकि ऐसा लगा कि जो लोकल लेवल पे लोग हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा लोगों की सफरिंग्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम उन्हें फंड देंगे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, तो वो ये जो लोकल लेवल पे है ये बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। उन्हें पता है कि हमें फंड्स कहाँ यूज करने हैं, किस चीज की जरूरत है। सो दिस इज व्हाई लोकल गवर्नमेंट वाज मेड, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें फंड्स मिलते हैं और इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं। नाउ देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। सबसे पहले विलेज लेवल पे हमें देखने को मिलती है ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद। तो ये तीनों ही याद रखना, कंफ्यूज मत होना। विलेज लेवल पे वी हैव ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ठीक है।
नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एम्पावर्स ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली बिकॉज ये डेमोक्रेसी कहाँ है, ये है एट द ग्रास रूट लेवल, तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी एम्पावर हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहा है, लोगों को पावर्स मिल रहा है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्ट हो रहे हैं, और वो यहाँ पर काम देख रहे हैं बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ की नॉलेज बेटर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के फायदे क्या है? तो सबसे पहले तो इट एंश्योर्स बेटर गवर्नेंस इन लार्ज कंट्रीज, जैसे जो बड़ी कंट्रीज होती हैं लाइक इंडिया, तो यहाँ पर सब लोगों को एक ही जगह से कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल, उनके लिए प्रॉपर वर्क करना, उनके बेटरमेंट के लिए वर्क करना मुश्किल है। तो जब हम ये पावर को डिवाइड कर देते हैं तो हर स्टेट अपनी स्टेट के लिए बेटर कर रही है। उसके बाद भी हम लोकल गवर्नमेंट्स जो कि लोगों के बेटरमेंट के लिए एट ग्रास रूट लेवल वर्क कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा बेटरमेंट हो रहा है लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट इट प्रमोट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सब लोग साथ रह रहे हैं, उनमें एक फीलिंग है दैट यस वी बिलोंग टू अ नेशन, हमें यही रहना है, साथ ही रहना है, तो इसमें क्या है, ये यूनिटी प्रमोट हो रही है। नेक्स्ट इट ब्रिंग्स गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल, अब जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, सोचो कि वो लोगों के कितने कनेक्शन में है, दे आर वेरी कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, सो इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है डेमोक्रेसी पे, उनकी गवर्नमेंट पे, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। एंड लास्टली इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक, तो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज्म। नाउ चैलेंजेस, ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आते हैं, हर चीज में आएंगे, तो यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इसके अलावा ओवर सेंट्रलाइजेशन, जैसे कि अगर इमरजेंसी आप देखो तो जब भी नेशनल इमरजेंसी आती है सारी ही पावर हमारी सेंटर के पास चली जाती है, तो ये क्या होगा, ये हो गया ओवर सेंट्रलाइजेशन स्पेशली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज। नेक्स्ट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कई बार सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि फेडरलिज्म में होते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। नाउ जल्दी से वी विल रिवाइज द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े, ताकि हम उन्हें ना भूलें और एक बार हमारे सारी ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हो जाए रिवाइज। सबसे पहले हमने देखा फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म क्या होता है, पावर का डिवीजन बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि वी हैव सेंटर, देन वी हैव स्टेट एंड देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोकल लेवल्स, ये इंडिया में हुआ था थ्रू 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्टेट लिस्ट की, तो ये क्या है, स्टेट लिस्ट में सारे ही वो सब्जेक्ट मेंशन है जिन पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाती है, वो लॉज बनाती है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्टिकुलर स्टेट एंड लोकल लेवल पे। वहीं जो सब्जेक्ट हमारे सेंट्रल लेवल पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हमने लिस्ट किया है इन यूनियन लिस्ट, और उन पर लॉ बनाई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद हमारी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट लिस्टेड हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और इन पर ये दोनों ही लॉज बनाती हैं। बट अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो लॉ हमारे सेंटर ने बनाया दैट विल प्रिवेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड ही नहीं थे, तो अगर फ्यूचर में ऐसा कोई सब्जेक्ट आया तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, ऑब्वियसली उन पर लॉ बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज आर द पावर्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन पर लॉ हमारी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पूरा ही चैप्टर हो गया कंप्लीट। हमने सारी ही लिस्ट देख ली, फेडरलिज्म क्या होता है, फीचर्स देख लिए, फेडरेशन देख लिया, इंडिया में देख लिया, तो अब आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बट स्टिल अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आओ अपनी क्वेरी टाइप करो एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू देयर। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।